कुछ याद है? 4 पिक्सल चारों साइड से लग रही थी। अब मसला ये था जब मैं P2 कर देता था, जरा इस पे पैडिंग अप्लाई करेगा, क्लास नेम P-1 P-2 चाहिए। अब मैं इसको होवर करता हूं, अभी हमारे पास कितनी पैडिंग लग रही है? 8 पिक्सल। 8 पिक्सल। 8 पिक्सल किस तरह लग रही है? मैंने आपको क्या बताया था? पैडिंग बाय डिफॉल्ट क्या आ रही होती है हमारी? 4 पिक्सल आ रही होती है, सही है। तो हमने जब उसको 2 करा तो क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया, सही है। तो अभी हमारे पास क्या हो रही है? बाय डिफॉल्ट कितनी पैडिंग आ रही होगी हमारे पास? 8 पिक्सल। दोनों साइड से आ रही हो, सारी साइड से आ रही होगी, सही है? यस। सही है। इसको बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हैं, ब्लू 5। सही है, सही लग गया, सही है भाई। ये तो आपकी रिपीटिशन थी, यहां तक किसी को कोई मसला है? ठीक है सर। अब एक मसला है ना, अब यहाँ पे तो अब देखें ये है कि मैं टेलमेंट के हिसाब से चल रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे हम आते हैं, पैडिंग देनी है तो उसका P तो ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, उसके आगे आपका आ जाएगा हाइफन। हाइफन के बाद आप लगाओगे ये लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट लगाने के बाद आप इसके अंदर अब मैं एलिमेंट को जाके चेक कर रहा हूँ कि एलिमेंट पे कितनी कितनी पैडिंग अप्लाई हो गई है। तो मैं अंदर आके देखता हूँ, अब मेरे उस पे देखता हूँ तो मेरे पास कितनी पैडिंग अप्लाई हो गई है? चारों तरफ से हो गई है। अगर मुझे यहाँ पे 25 पिक्सल देनी है तो मैं किस तरीके से दूंगा? यहाँ पर आके कर्ली ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट लगाऊंगा। लार्ज ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा? 25 px लिख दिया मैंने। अप्लाई हो जाएगी पैडिंग? यस। ठीक है। अब जरा जाके देखते हैं हम लोग, हो गई मेरे पास पैडिंग अप्लाई। अब मुझे मार्जिन देनी है, अब मुझे मार्जिन देनी है टॉप बॉटम से 10 पिक्सल। तो किस तरीके से दूंगा? बल्कि अभी टॉप बॉटम छोड़ें, अभी मुझे चारों तरफ मार्जिन देनी है 10 पिक्सल। किस तरीके से दे सकता हूं मैं? बताएं मुझे, मुझे नहीं आती। M डैश 10 px लग जाएगी मार्जिन मेरी? ऐसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पाते जरा हुआ करेगा इसके ऊपर एलिमेंट के नीचे आके मार्जिन, और वो भी बंद करते हैं। इनको जरा होगा करके दिखा दें। हाँ हाँ, कितनी कितनी लग जाए ताकि इनको क्लास भी पता लगे ना, क्लास लग रहा है। नीचे आए, ये रही, थोड़ी सी कर रहे हैं, ये रहा। आपके पास कितनी पैडिंग लग गई? 10 px लग गई। अब जरा इसको बंद करें, आपके पास साइडों से भी थोड़ा सा स्पेसेस नजर आना शुरू हो गए। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया? हम कस्टम वैल्यूज भी इसको दे सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूं सर, क्या सिर्फ हम चारों साइड से ही कस्टम दे सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि मैं टॉप बॉटम से दे दूं, लेफ्ट राइट से ना दूं? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अब मैं चाह रहा हूं सिर्फ मैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल पैडिंग दूं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? हम लोग कोड पे जाएंगे। जिस तरीके से हम लोग पैडिंग की मार्जिन, हाँ पैडिंग, हम क्या करते थे, मुझे टॉप बॉटम से पैडिंग देनी है तो क्या होता था हमारे पास? y एक्सिस होता था। y एक्सिस का क्या होता था? my आ जाता था। my फिर क्या करते थे हम? डैश लगाते थे। उसके बाद अब मुझे 10 पिक्सल पैडिंग देनी है टॉप बॉटम से, तो हमने क्या करा? लार्ज ब्रैकेट खोलेंगे और अंदर लिख देंगे इसके जाके 10 पिक्सल। अब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? टॉप बॉटम से 10 पिक्सल पैडिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी, लेफ्ट राइट से अप्लाई नहीं होगी। यहां तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? आवाज नहीं आ रही है? नाश्ता करके आए थे? नहीं करके आए ना, मुझे भी करवाओ वापस। अब ब्रेक में नाश्ता करवाना, सही है। अब सर क्या हम सिर्फ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से ही अप्लाई कर सकते हैं? सिंगल लेफ्ट राइट से पैडिंग दे सकते हैं कस्टम?
यस दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते हैं सर. बिल्कुल दे सकते हैं. अब एक काम करते हैं फात भाई, हम लोग पैडिंग हटा देते हैं चारों तरफ से और लेफ्ट से कस्टम पैडिंग देते हैं. पैडिंग डैश लेफ्ट से पैडिंग देनी है. लेफ्ट से पैडिंग देनी है. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हमारा काउंटर क्लॉकवाइज चलता है. काउंटर लेफ्ट टॉप राइट बॉटम. तो लेफ्ट के लिए हमारे पास क्या होती है? पीएल होती है. पीएल लिखा मैंने, हाइफन का साइन दिया. उसके बाद अब मुझे यहाँ से इसको 15 पिक्सल या 25 पिक्सल या 26 पिक्सल पैडिंग देनी है. क्या करूंगा मैं? 26 px. सही है. अब मैंने दे दिया, अप्लाई हो जाएगी. जाके देखते हैं, थोड़ा सा जूम करिए. अच्छा, पैडिंग अप्लाई हो गई है. आई गेस इंस्पेक्ट में दिख रहा है. हाँ, हेलो वर्ल्ड थोड़ा कर. एक काम करते हैं, इसको 200 पिक्सल देते हैं पैडिंग को. आगे इसका मतलब क्या है? हम अपनी जो है कस्टम वैल्यूज भी टेलविंड के अंदर आके दे सकते हैं. टेलविंड के अंदर हमारे पास ये लिमिटेशन नहीं है कि हम सिर्फ टेलविंड के तरीके से चले. पैडिंग और मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सही है. अब आगे बढ़ते हैं फॉन्ट साइज के ऊपर ना. फॉन्ट साइज हम कस्टम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जिस तरीके से हम पैडिंग कस्टम कर सकते हैं उस तरीके से हम लोग फॉन्ट साइज भी कस्टम कर सकते हैं. एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये काम करते हैं, टेस्ट टू एक्सेल करके देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है हमारे पास. याद है क्लास? इससे फॉन्ट साइज हमारा चेंज हो जाएगा. इस पे कितना लग रहा है फॉन्ट साइज हमारा? 24 पिक्सल. ऐसा ही है. अब आके देख लेते हैं. अच्छा, इसको एक काम करें, 3 एक्सेल कर दें. इसका मतलब होगा 30 अप्लाई हो गया. इसके हिसाब से चल रहा है. तो हमारे पास इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया. अब मैं चाह रहा हूं, मैं 30 लगाने ही नहीं चाह रहा ना. मैं चाह रहा हूं भाई कि जो ये मेरा फॉन्ट साइज है ना, मैं इसको कस्टम कर दूं, मतलब अपनी मर्जी से दूं. अब अपनी मर्जी के देने के लिए अभी हमने एक तरीका देखा किस तरीके से हम अपना कस्टम वैल्यूज दे सकते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट लगा के या लार्ज ब्रैकेट लगा के. अब हम क्या करेंगे, इधर आके इसको रिमूव कर देंगे, हाइफन के बाद लगाएंगे लार्ज ब्रैकेट और इधर आके लिखेंगे 36 px. जैसे ही हम 36 px लिखेंगे और हम अब जाके देखेंगे अपने उसके ऊपर, तो अब देखें कितना फॉन्ट साइज अप्लाई हो गया हमारे पास. 36 px अप्लाई हो गया. इस तरीके से हमें पता चला कि हमारे पास हम पैडिंग भी कस्टम कर सकते हैं, मार्जिन भी कस्टम कर सकते हैं और हमारे पास फॉन्ट साइज भी हम कस्टम कर सकते हैं. ये क्लियर हो गया? टेलविंड यहां तक नहीं है, अभी भी टेलविंड यहां तक नहीं है. थोड़ा और आगे चलते हैं और कस्टमाइजेशन पे जाते हैं. यहां तक सबको क्लियर है? आवाज निकालो. नाश्ता करके नहीं आए सर? बट टेलविंड यहां तक ही है? नहीं, इसके आगे भी है, बहुत ज्यादा आगे है. सर, हम बैकग्राउंड कलर कस्टम कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि हम बैकग्राउंड कलर जो है अपनी मर्जी का दें, ना कि हम जो ये PG डैश ब्लू 500 आ रहा है, 600 आ रहा है, 700 आ रहा है, इसकी जगह के ऊपर हम कोई एक अपना कलर प्राइमरी डिफाइन कर दें. ऐसा हो सकता है टेलविंड के अंदर? ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. जरा एक काम करते हैं फात भाई, आप कोई भी वेबसाइट खोलें उसका कलर निकालना. नहीं, फिर मसला हो जाएगा. फिर वो मेरे पे आगे चीखेंगे कि आपने हमारा वो खोल दिया सामने, गलत खोल दिया सामने. गवर्नर जाइए ऐसी नहीं बोली. इसका एक कलर आ रहा है हमारे पास, लाइट ब्लू कलर उठा लेते हैं. काम करते हैं आप भाई. अब आप लोग देखिएगा कलर किस तरीके से उठा सकते हैं दूसरी उसका. अच्छा, इसको चोरी करना बोलते हैं लेकिन हमारे डेवलपर्स की जबान में हम कर लेते हैं. इसको ये आ गया. अच्छा, इसको क्लिक करें. कलर पे क्लिक करेंगे, ये नहीं करना, ये बहुत अजीब से है.
इसको हेक्स कोड में कन्वर्ट कर दें। ये एरो जो बनेगा आ रहा है ना, हाँ क्लिक करें, इसको हेक्स में कर दें। हाँ अच्छा, आपके पास ना कलर उठाने के ना 3-4 तरीके होते हैं। एक होता है RGB। अब ये RGB क्या है, कोई बताएगा मुझे? रेड, ग्रीन, ब्लू। आपके दुनिया में जितने भी कलर है ना, वो इन 3 कलर से मिलके बना हुआ है, रेड, ग्रीन, ब्लू। सर कैसे? रेड की कुछ एक मिकदार मिलती है, ब्लू की कुछ मिकदार मिलती है, ग्रीन की कुछ मिकदार मिलके ना एक कलर बन जाता है। इसी तरीके से ब्लू की अगर ओपेसिटी, अगर ये मैं उसकी सैचुरेशन ज्यादा कर देता हूँ तो एक नया कलर निकल के आता है। तो दुनिया के जितने भी कलर्स हैं वो आपके इन 3 कलर से मिलके बने, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये आप लोग लिख लें। अब हमारे पास एक तरीका होता है कि हम रेड, ग्रीन, ब्लू करके कलर को निकाल दें, लेकिन बेस्ट वे क्या है? अगर मुझे कोई भी कलर उठाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंस्पेक्ट खोलूंगा और बाकी काम कर बंद करूंगा। कॉर्नर वाला जो आइकन आ रहा है ना, इंस्पेक्ट खोलें, जिसमें एरो बने वाली है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इस पे आके मुझे कौन सा कलर समझ आ रहा है मैं इस पे सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मुझे ब्लू वाला कलर समझ आ रहा है, लाइट ब्लू, जहाँ पे चाहिए लिखा हुआ है सर्टिफाइड क्लाउड API, ये वाला जो है अप्लाइड है। अब इधर आके पहले इसको सेलेक्ट करो, हाँ एरो से। अब ये ब्लू कलर का ना मुझे एक बॉक्स दे देगा, सेलेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो है अब मुझे ना यहाँ पे राइट साइड पे सारी प्रॉपर्टीज दे रहा होगा। अब ये बाय डिफॉल्ट जो है ना मुझे RGB में देता है, रेड, ग्रीन, ब्लू में। अब इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि अगर इसमें मैं थोड़ी सी सैचुरेशन या चीजें आगे पीछे कर देता हूँ परसेंटेज, तो मसला हो जाता है। अब आप इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये एरोज जो आइकन आ रहे हैं ना, इस पे क्लिक करें। अब जब आप ऐसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आपके पास ना टॉप के ऊपर एक हेक्स कोड लिखा हुआ आ रहा होता है। सर ये हेक्स कोड क्या है? इस पे क्लिक करें। ये हेक्स कोड क्या है? हैशटैग के बाद 6 डिजिट आ रहे हैं, यूनिक कोड होगा। ये एक हेक्स कोड कहलाता है। ये हर कलर का कोड अपना यूनिक होता है और मार्केट के अंदर इसको हम हेक्स कोड के नाम से जानते हैं। और ये आपका प्रोफेशनल वे होता है जिसको आप यूज करते हैं, तो आप इसको लिख लें। इसको कहते हैं हेक्स कोड, क्योंकि हैशटैग के बाद ये 6 डिजिट आते हैं। अगर अभी आप देख लें तो मेरे हिसाब से 6 ही आ रहे होंगे इसके, तो इस वजह से हम इसको हेक्स कहते हैं। अब हेक्स इस तरीके से कहते हैं, जरा आप 9th क्लास में चले हैं तो आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर के अंदर हेक्सा 6 को कहते हैं उसको, तो ये हेक्स कोड कहलाता है। ये चीज मुझे अप्लाई करनी है अपने H2 के ऊपर, तो मैं किस तरीके से दे सकता हूं? अभी तक हम किस तरीके से देते हुए आते हैं? इसका बैकग्राउंड कलर BG डैश ब्लू रेड डैश, आपको अच्छा सा कलर निकालना, डैश 500, सही है। अभी तक हम ऐसे दे के आ रहे थे जो टेलमेंट ने हमें डिफाइन करा है। कलर लग जाएगा, पीछे जाते हैं। लग गया कलर। लेकिन अब मैंने जो हेक्स कोड कॉपी करा है वो अप्लाई करना चाह रहा हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये हटा दूंगा पूरा का पूरा, फिर से लिखूंगा BG स्टैंड फॉर बैकग्राउंड। BG लिखा मैंने, अच्छा एक इसमें कर देना नीचे 9 क्लास में, हाइफन लगाया, लार्ज ब्रैकेट लिखे। उसके बाद जो मैंने हेक्स कोड कॉपी करा है वो आके मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो मेरा CSS का टेलमेंट का इंटेलिजेंस कलर को उठा लेगा। देखिए इंटेलिजेंस आ गया मेरे पास और उसने मुझे कलर भी बता दिया कि ये कलर आ गया मेरे पास। अब मैं जाके देखूंगा, इस तरीके से आपका बैकग्राउंड कलर जो है हमने जो साइट से कॉपी करा है वो अप्लाई हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यानी आपको कस्टम वैल्यूज लगानी आ गई, यस सर। ठीक है। अब एक काम करें, 2 मिनट के अंदर ये लगा लें और ये नहीं बोलेगा हमने कर लिया। फाद भाई, परसेंटेज हमारी CSS में, हमारी प्रोग्रामिंग की जबान में यूज होती है? बिल्कुल होती है। जिस तरीके से हम PX देते हैं, अब एक काम करते हैं, हम परसेंटेज को भी देके देखते हैं, सही है। एक काम करते हैं, पैडिंग के ऊपर आके हम परसेंटेज देते हैं। हम परसेंटेज देते हैं 30%। किसके तरीके से दे सकते हैं? हम ऐसी राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और 30 लिख के, नहीं परसेंटेज 305 लगा दी, सही है। अब क्या होगा, अब जरा आके देखते हैं।
अब इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास जो स्क्रीन चलती है ना, जो विड्थ है, ये टोटल होती है 100%। तो अभी मैंने इसको 30% दे दी है पैडिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी 100% के अंदर जो 30% आ रही है उतनी पैडिंग इसके अंदर लगा दो। तो अभी हम आके देखते हैं तो इसके ऊपर कितनी सारी पैडिंग लग गई है। इंस्पेक्ट खोलेंगे, 30% जो है मेरी पैडिंग अप्लाई हो गई है। इस तरीके से मैं इसको मार्जिन भी दे सकता हूँ, मार्जिन भी हम परसेंटाइल में दे सकते हैं। अच्छा, ये पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ये आप परसेंटाइल में दे सकते हैं। बाकी जो होता है आपका, अच्छा फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं परसेंटाइल में, बैकग्राउंड कलर वगैरह परसेंटाइल में नहीं दे सकते। तो ये आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी एक क्वेश्चन हो सकता है। हो सकता है आपके जब आप लोग जाए इंटरव्यू देने के लिए तो आपसे कोई पूछ ले कि मैं क्या पैडिंग को या बैकग्राउंड कलर को परसेंटाइल में दे सकता हूँ। तो आपका सवाल होना चाहिए, जवाब होना चाहिए नहीं, सिर्फ हम मार्जिन को, पैडिंग को, बॉर्डर को और फॉन्ट साइज को परसेंटाइल में दे सकते हैं। विद हाइट भी दे सकते हैं। अभी मैं विद हाइट पे आ रहा था। अब मैं 10% मार्जिन दे रहा हूँ टॉप बॉटम से, अप्लाई होगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब मैं आके देखता हूँ तो मेरे पास क्या है, टॉप बॉटम से भी 10% मार्जिन अप्लाई हो जाएगी। इनको दिखा दें इंस्पेक्ट के ऊपर। एक तो यहाँ पे ना CSS की क्लासेस ढूंढना बड़ा मसला हो जाता है। एम डैश करके होगी ना, एम लिखें। कलर वगैरह पिक्सल, क्योंकि हमने MY दी थी तो 10% टॉप बॉटम से पैडिंग अप्लाई हो गई। हमने देख लिया कि एक हमारे पास यूनिट होता है पिक्सल, एक यूनिट होता है हमारे पास परसेंटेज। अब एक और यूनिट होता है रैम और एम, सही है? ये होमवर्क है। हाँ एम, सॉरी रैम निकल गया। हाँ, अब मैं बॉडी के ऊपर आके एक फॉन्ट साइज दे देता हूँ, कस्टम फॉन्ट साइज देता हूँ 18। कैसे देंगे? टेक्स्ट डैश स्क्वायर ब्रैकेट 18 पिक्सल, सही है। अब क्या होगा, जैसे मैं 1 रैम लगाऊंगा, पैडिंग 1 रैम दूंगा, तो मेरे पास क्या अप्लाई होगी? पैडिंग 18 पिक्सेल्स। अभी मैं P-1 करूंगा तो क्या अप्लाई हो रही थी? रिवाइंड करें, 4 पिक्सेल्स। 4 पिक्सल। अब मैंने 18 दे दिए ना, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगी? 18 पिक्सेल्स। अब P-18 के P-1 के अंदर क्या अप्लाई हो जाएगी? आपकी 18 पिक्सल हो जाएगी। तो ये क्या होता है, एम और रैम, इस वजह से मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जब आप लोग इसको प्रोफेशनल वे में जाओगे ना काम करने के लिए तो समझोगे। बस इसको इस हद तक रखो, जब आप बॉडी के ऊपर फॉन्ट साइज चेंज करते हो तो रैम और एम उस तरीके से काम करते हैं। अगर मैं रैम को 14 कर दूंगा, फॉन्ट साइज 14 कर दूंगा, तो वहां पे आके 14 या 15 अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से पैड एम और रैम काम करता है। तो फिलहाल अभी एम और रैम को छोड़ देते हैं, हम अभी सिर्फ 2 यूनिट्स को लेके चलेंगे। एक हमारे पास PX है और एक हमारे पास क्या है? परसेंटाइल है। एम और रैम इस वजह से आगे नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। अच्छा, रैम भी नहीं चलता, रैम का भी मसला है। टेलविंड के अंदर ये मसले करते हैं। ये अब ये चलते क्यों नहीं है? अब मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक चीज बताई थी कि लास्ट क्लास में हमने रीसेट पढ़ा था। मैंने देखा था कि टेलविंड क्या करती है, हमारे HTML के तमाम एलिमेंट्स को रीसेट कर देती है जाके, सही है। हमने देखा था सारे H1, H2, H3, H4, H5 और पैराग्राफ या हमारे इनलाइन टेक्स्ट सब एक बराबर आ गए थे। तो क्या होता है कि हमारा जो होता है ना, जब रीसेट चलता है ना, टेलविंड जब चलाती है तो वो सारे रैम और एम को भी हिला देती है, वो भी नहीं काम करते। तो इस वजह से टेलविंड के अंदर रैम और एम अप्लाई करना ना बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि अब आप जब कस्टम CSS अप्लाई करेंगे ना तो वहाँ पे आपकी रैम और एम इजीली अप्लाई होगी। तो अभी हम टेलविंड पढ़ रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल इन 2 चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और करते हैं, हमने अभी तक बैकग्राउंड इमेज लगाना नहीं सीखी है। किस किस को बैकग्राउंड इमेज लगाना आती है टेलविंड के थ्रू? तो उसमें भी यही तमाम स्टेप फॉलो होंगे। सबसे पहले आप लोग अपनी डायरेक्टरी पे जाएंगे, बाद में डायरेक्टरी पे चले जाते हैं। नहीं, हमें डाउनलोड कर लिया ना इमेज को, इसमें कोड में।
सही है। आप लोग डायरेक्टरी पे आ गए, इसको बंद कर देना, पूरे को क्लैप्स कर देना। सही है, आपके पास ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी आ गया। सही है, इस डायरेक्टरी में ऐप डायरेक्टरी के भी बाहर एक फोल्डर बनाएंगे पब्लिक का। पब्लिक का फोल्डर बनाना नहीं है, वो नहीं, उसमें आ ही नहीं रहा। उन्होंने एपीआई का फोल्डर जिस तरीके से उड़ाया ना, पब्लिक का भी उड़ा दिया। सही है, आपने पब्लिक का फोल्डर बना लिया, ऐप डायरेक्टरी के भी बाहर, अंदर मत बना लेना, फिर बाद में मसला आता है सर वो फोल्डर नहीं उठ रहा हमसे। सही है, ऐप डायरेक्टरी के बाहर आपने पब्लिक का फोल्डर बनाना है, बना लिया। इसमें एक फोल्डर बना लेना इमेजेस का, डाल सकते हैं लेकिन एक अच्छा भी तरीका होता है, हम अच्छे तरीके फॉलो करेंगे इमेजेस का। अब इमेज जो है हम उसको कॉपी करके इस फोल्डर में पेस्ट करेंगे, ये भी बता दें, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। इसको एक्सप्लोर में रिवील कर लें, हमारे पास ये फोल्डर आ गया। अब इतना सारा सब कुछ डेस्कटॉप के ऊपर उससे भी रखा जाता है सब कुछ इतना। इमेज को कॉपी करें। अच्छा एक चीज ना, थोड़ा सा इसको जूम करेगा, अगर जूम हो सकती है तो, नहीं हो सकती। थर्ड वाले कॉर्नर पे जाएं। अच्छा इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें। आपके पास ना, हाँ थोड़ा सा और जूम आउट करें। थर्ड वाली चीज देखेगा, मुझे पता है ना सबके पास मसला आ रहा होगा। एक तो इमेज का नाम आ रहा होगा, एक जिस टाइम पे वो क्रिएट हुई है वो आ रहा होगा, थर्ड वाले पे वो टाइप बता रहा होगा। टाइप क्या आ रही है इसकी? पीएनजी। आपके पास ना इमेजेस के कुछ फॉर्मेट होते हैं, एक पीएनजी होता है, जेपीजी होता है, जेपीईजी होता है, टिफ होता है, वेबपी होता है। सही है, ये 4-5 फॉर्मेट होते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मेट होते हैं, लेकिन आपका ब्राउजर जो है ये 4 फॉर्मेट को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो कोशिश करना इन्हीं फॉर्मेट के अंदर इमेज को डाउनलोड करना। इसको डाउनलोड कर लिया, एसवीजी भी होता है, हाँ एसवीजी भी एक होता है, वेबपी बस, हाँ ठीक है। इस इमेज को कॉपी कर लें और इसको ना पब्लिक फोल्डर की इमेजेस में जाके पेस्ट कर दें। आपने इस इमेज को कॉपी करना है और पब्लिक फोल्डर में जो इमेज का फोल्डर है उसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना है। दिखाएगा जरा इसको, आ गई। अब इस इमेज का नाम क्या आ रहा है? node.js_latest.png। अब सबको नहीं पता कि बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से लगती है। हम एक काम करते हैं, जल्दी से टेलमेंट पे जाते हैं, बाद में टेलमेंट पे चले आएंगे, मैं भी भूल गया किस तरीके से लगती है। बीजी डैश अंडर आगे स्क्रॉल करके लगती है, मुझे याद तो है। हाँ याद तो है, लेकिन फिर भी इनको बताते हैं। मैं बता दूं जाके। हाँ बैकग्राउंड इमेज जैसी मैंने टेलमेंट तुम्हारे भाई को ऐसे आ रही है कुत्ता टेलमेंट। अब नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, हमारे पास और आते हैं और आते हैं और आते हैं, इंपोर्ट करेंगे। ये सब हमारी एडवांस चीजें हैं। अब हाँ, मुझे एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो उसने मुझे एक तरीका बताया है। उसने तरीका क्या बताया कि हमने पढ़कर आ रहे हैं, हमने राउंड ब्रैकेट से हमें पता चला कि हम कस्टम वैल्यूज दे सकते हैं। अब मुझे कस्टम एक इमेज देनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बीजी। अच्छा सर बैकग्राउंड इसी का बैकग्राउंड कलर में डालेंगे, आपकी मर्जी है, बना लें, नहीं बनाया मजबूरी में। हमने देखा टेलमेंट एक तरीका देता है, हम उस तरीके पे चले आते हैं। बीजी, उसके बाद वो बोलता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद वो क्या बोल रहा है? उसके अंदर वो बोल रहा है कि एक यूआरएल है, यूआरएल लिखते हैं। इसको यूआरएल को कॉपी कर लें, बाकी लिख लें यूआरएल राउंड ब्रैकेट। इसके अंदर जो है हम लगाएंगे, अब देखना ये क्या कहलाते हैं, हमारे कोटेशन कहलाते हैं, सिंगल कोटेशन, वो लगाएंगे। अब हमें इमेज का पाथ देना है। अब आप लोग सबसे पहले लिखेंगे स्लैश इमेजेस स्लैश इमेज का नाम। इमेज का नाम क्या है मेरे पास?
इमेज का नाम और उसके आगे उसकी डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन, जो भी उसकी एक्सटेंशन है। हमारे केस में क्या है ये PNG। अब आप लोगों का एक सवाल हो सकता है यहाँ पे, सर स्लैश तो समझ आ गया, वो डायरेक्टरी से बाहर लेके जा रहा है मुझे, पब्लिक का फोल्डर कहाँ चला गया? पब्लिक का फोल्डर क्या हो गया? हम पब्लिक का फोल्डर क्यों नहीं लगा रहे? आपने डायरेक्ट इमेजेस का फोल्डर लगा दिया। हाँ, Next.js आपकी इस तरीके से काम करती है कि जब आप पब्लिक का फोल्डर क्रिएट कर देते हैं ना जाके डायरेक्टरी के बाहर, तो Next.js को पता लग जाता है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ एसेट्स आने वाले हैं। तो वो बोलता है कि भाई तुम्हें पब्लिक नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक के अंदर जो भी तुम्हारे फोल्डर्स आ रहे हैं ना बस उनको डिफाइन करो, और उसके अंदर जो भी फाइल्स आ रही है उनको डिफाइन करो, तुम्हें पब्लिक लिखने की जरूरत है ही नहीं। मैं दोबारा बताया था, जैसे ही आप पब्लिक का फोल्डर क्रिएट करते हैं Next.js को खुद से पता लग जाता है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ एसेट्स आने वाले हैं। एसेट्स क्या हो सकते हैं? आपकी इमेजेस हो सकती हैं, आपकी वीडियोस हो सकती हैं, आपकी फॉन्ट फैमिली हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपकी हो सकता है। उसके अंदर कुछ हमारी जैसे व्हाट्सएप के ऊपर एक टून चलती है, जब आपको व्हाट्सएप पर टून का मैसेज आता है तो वो एक टून्स हो सकती हैं, मतलब मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं आपके पास। तो जैसे ही पब्लिक का फोल्डर क्रिएट होता है तो उसको पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे एक एसेट्स आने वाले हैं। अब वो एसेट्स किसी भी सूरत में आ सकते हैं। अब हमारी सूरत में वो क्या थी, हमने एक इमेज उठाई थी, हमने इमेजेस का एक फोल्डर बनाया। तो Next.js बोलता है जैसे ही तुम पब्लिक का फोल्डर क्रिएट कर दोगे, उसके बाद तुम कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हो, तुम बस उसका नाम लिखोगे, पब्लिक लिखोगे ही नहीं। अब इसके अलावा मैं अगर वीडियो का फोल्डर क्रिएट करता तो मैं /public/video नहीं लिखता, /video करके चलाता। तो ये चीज क्लियर हो गई सबको जो स्टूडेंट्स के पास मसला आ रहा था? अब जरा इसको जाके देखते हैं लग गई या नहीं लगी है, आके देखते हैं। कोड नहीं लगा है, आ गई। वो बंद करते हैं, इंस्पेक्ट बंद करते हैं। एक इमेज आ गई मेरे पास, यहां तक सबको क्लियर हो गया? बैकग्राउंड इमेज का सबको क्लियर हो गया? ठीक है, मुझे इसको हाइट देनी है। मैं हाइट किस तरीके से दे सकता हूं? इमेज को एक हाइट देनी है, किस तरीके से दे सकता हूं? टेलविंड में जाते हैं सबसे पहले मुझे एक इमेज को हाइट देनी है ताकि इमेज पूरी की पूरी आ जाए। अब हम जाएंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। बैकग्राउंड इमेज को हाइट देनी है। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज को हाइट इस तरीके से देनी है, आप सर्च करें हाइट, हाँ वो नॉर्मल हाइट है। हाइट देनी है मुझे ताकि इमेज पूरी शो। हाइट मैंने सर्च करा, हाइट की कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप जो है या तो फिर इसकी अपनी हाइट दे दो। हमने एक तरीका देख लिया है, H2 H3 एक काम करते हैं, H2 नीचे में सबसे ज्यादा हाइट क्या लग रही है? लास्ट वाली कौन सी है जिसमें 100 क्रॉस करेगा? 96 आएगा आगे सबसे नीचे, और नहीं 24 नहीं नीचे, और 96। हम आके इसको हाइट दे। हाइट देने का तरीका क्या है? H डैश, अभी हम 96 के एलिमेंट की हाइट दे रहे हैं, सही है। अब देखते हैं क्या लगती है हमारी इसके ऊपर आके। हाँ, हमारे पास क्या हुआ, इमेजेस आ गई, मतलब 96 उसने हाइट कवर कर ली जो भी उसकी आ रही थी। अब मैं चाह रहा हूँ इसको 400 पिक्सल की हाइट दूं। अब मुझे 400 पिक्सल इसको हाइट देनी है, मैं किस तरीके से दे सकता हूँ? कोई बताएगा मुझे? 400 px। बिल्कुल, जरा इसको लगा दूं 400 पिक्सल px, सेव करें। मेरे पास एक हाइट आ गई। अब एक मसला आ रहा है मेरे पास ना, अब आप उस मसले को देखें। लगाई तो मैंने एक इमेज थी, लेकिन कितनी सारी इमेजेस आ रही हैं? मतलब अगर आप देखें तो 9 इमेजेस आ रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास रिपीट हो रही है। एक इमेज की एक स्पेसिफिक विड्थ आ रही है, इसकी वजह से बार बार रिपीट हो रही है। अब जरा रिपीट की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। हमारे पास कोई रिपीट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये रिपीट ना हो। बैकग्राउंड रिपीट लिखेंगे। अब हमारे पास एक तो है रिपीट, अब हम चाह रहे हैं कि बार बार रिपीट ना हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? BG डैश नो रिपीट। अब जब हम इसको आके डिफ के अंदर पेस्ट कर देंगे
अब एक इमेज आ गई, सर ये तो इतनी सी इमेज आ रही है, एक आ गई, उसे रिपीटिशन बंद कर दी। अब मैं चाह रहा हूं कि ये इमेज जो है पूरी हाइट ले। अब मुझे इसकी हाइट हमारी कितनी होती है, इसकी पूरी विड्थ, सॉरी विड्थ ले, कितनी विड्थ हो सकती है इसकी? 100%। अब मुझे इसको 100% विड्थ देनी है, किस तरीके से दे सकता हूँ उसकी विड्थ? W डैश फुल भी होता है, स्क्रीन भी होता है सर, दोनों यूज होते हैं। ये भी चीज क्लियर नहीं होती। आराम से भाई, आराम से। W डैश फुल का मतलब है कि आपकी विथ 100% कवर हो जाती है, लेकिन सर इमेज तो आई नहीं। पेरेंट का 100% भी हुआ है, लेआउट की 100% उड़ा रहा है, सर ये आई नहीं। बात में क्यों नहीं आ रही है इमेज, आप बताएंगे कुछ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज देखी, जब हम इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो इसकी विड्थ हमारे पास कितनी मिल रही है? 400। लेकिन इसके अंदर इमेज अभी भी छोटी सी आ रही है, उसकी क्या वजह है? हमें रिपीट नहीं की। देखें, हम लोगों ने वहां से रिपीट हटाया ना, तो रिपीट से हमें ये हमारे सामने ये चीज पता लग रही है कि पहले जब रिपीट हो रहा था, मतलब उसकी जो विड्थ है उसने ले ली है कंटेनर ने, डेव ने। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बैकग्राउंड के ऊपर इमेजेस ना दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो अब नेक्स्ट जेएस का एक इमेज टैग है, उसके थ्रू दे सकते हैं, और एक दूसरा डिफ के ऊपर बैकग्राउंड लगा के। बैकग्राउंड के ऊपर कोई विड्थ हो सकती है? बैकग्राउंड का तो कोई कलर हो सकता है या कोई इमेज लगा दी है हमने, बैकग्राउंड की कोई विड्थ हो सकती है? विड्थ तो डिफ की है ना। तो जैसे हमारे पास नो रिपीट हमने लगाया था ना, तो एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है फिल के नेम से, ऑटो फिल। बीजी कवर। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो हमारी इमेज होगी वो पूरी विड्थ ले लेगी डिफ के ऊपर। तो हम इसको लगा के देख लेते हैं। अब क्या हुआ, हमारी इमेज पूरी की पूरी डिफ के ऊपर कवर हो गई। सो इस तरीके से हम लोग जो है अपनी इमेज को लगाते हैं किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर। अब बाकी हम दूसरा तरीका देखेंगे कि भाई नेक्स्ट जेएस के थ्रू हम कैसे लगा सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, अगर आप बीजी डैश कवर नहीं देते हो, सही है, आपकी इमेज की ना जब आप कहीं से भी डाउनलोड करते हो कुछ स्पेसिफिक हाइट और विड्थ आ रही होती है, सही है। अभी हमारे केस में हाइट और विड्थ छोटी सी आ रही थी, सही है, जिसकी वजह से हमें इमेज छोटी सी नजर आ रही थी, और बाय डिफॉल्ट उसने क्या करा, उसको रिपीट कर दिया, यानी एक जगह पे उसकी विड्थ कंप्लीट हुई, उसके बाद उसने 1 2 3 4 5 6 जितनी भी थी उसने कवर कर दी। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले तो एक ही दफा वो इमेज शो, जब मुझे एक दफा शो करानी थी तो उसने क्या करा, नो रिपीट लगा दिया, तो एक दफा शो गई। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि वो छोटी सी इमेज शो रही थी। मेरा मसला ये था कि भाई मुझे तो पूरी की पूरी स्क्रीन कवर चाहिए थी, तो उसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है, उसका नाम क्या है, बीजी डैश कवर। कवर से क्या होगा कि आपकी जो इमेज छोटी सी आ रही थी वो पूरी की पूरी विड्थ कवर कर लेगी। यहां तक क्लियर हुआ सबको? आप एक काम करें, इसको अप्लाई करें, जल्दी से अप्लाई करें, ये आसानी से समझ नहीं आएगा, फिर इमेज टैग समझेंगे। के अंदर मैं यहाँ पे आके जिस तरह बैकग्राउंड फोरग्राउंड लिखा हुआ है, नीचे आके लिख दूंगा प्राइमरी। इसकी जगह पे मैं हमजा लिख दूं, सर फहद लिख दूं, सर दानियाल लिख दूं, सर अमीन आलम लिख दूं, सर मोहसिन लिख दूं, कोई भी नाम लिख दूं, वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसके लिए नहीं है। उसके आगे मैं आके एक हेक्स कोड जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं हैशटैग के बाद, वो लिख देंगे। अब जैसे ही मैं इसको लिख दूंगा, टेलविंड ने इसको मेरे पास रजिस्टर कर लिया प्राइमरी कलर के नाम से। अब यहाँ पे आपकी कस्टमाइजेशन खत्म, टेलविंड के अंदर इससे ज़्यादा इजी कस्टमाइजेशन है नहीं। फाइल पे इसको मुझे यूज़ करना है, अब मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ इसको। अब मैं आ जाता हूँ, बैकग्राउंड इमेज हटा दी,
यूआरएल पूरा हटा देना। नहीं हटा दो, यूआरएल हटा देते हैं, इंस्टॉल करेंगे। पीजी बैकग्राउंड कलर डैश। मेरे वेरिएबल का नाम क्या था? प्राइमरी हाइफन। अब उसके आगे जैसे मैं प्राइमरी लिखूंगा तो टेलविंड के इंटेलिजेंस ने उस कलर को डिटेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं प्राइमरी लिखूंगा और सेव करूंगा तो मेरे पास एक तो वीएस कोड के ऊपर इंटेलिजेंस आ गया कि प्राइमरी कलर उसको मिल गया है। अब आगे जाके देखते हैं कि क्या अप्लाई भी हो गया है। अब हम आके देखते हैं तो एक अच्छा सा शार्प सा येलो कलर अप्लाई हो गया है। अब इसी तरीके से मुझे एक सेकेंडरी कलर बनाना है। अच्छा सेकेंडरी अब ऑरेंज में बना दें, काम करें। एक ऑरेंज सा उठाएं, गंदा सा ऑरेंज कलर उठा लें। हाँ ये सबसे अच्छी चीज है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा चल भी नहीं लगी। हाँ HTML के पिकर्स उठा लें, कोई ऑरेंज सा उठा लें कलर। हाँ सर अपना गुस्सा निकाल, सर अगर गुस्सा निकालेंगे तो रेड कलर लगवा देंगे, रेड ही लगा दें। काम करो, एक काम करें यही लगा दें, 50% वाला उठा लें ऑरेंज। हाँ ये कलर मैंने कॉपी कर लिया हेक्स कोड और यहाँ पे आके मैं डिफाइन करूंगा सेकेंडरी और हाँ पूरा घंटा ही बनाएंगे हम आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सही है, सही है। अब हम चले जाते हैं page.tsx के अंदर। अब फाद भाई मैं चाह रहा हूँ H2 का कलर होना चाहिए सेकेंडरी कलर। क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टैक्स डैश वाइट दिया है, टैक्स डैश यहाँ पे लिख देंगे सेकेंडरी। अब जैसे ही सेकेंडरी लिखेंगे तो उसके ऊपर एक ऑरेंज कलर का इंटेलिजेंस आ जाएगा और एक ऑरेंज कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ फाद भाई अब अपने नाम का वेरिएबल भी बना लें और उसमें ग्रीन कलर सेव करें और उसको बैकग्राउंड कलर दें। हमारी मर्जी है ना, टेलविंड की स्पेसिफिकेशन हमारे हाथ में है। अब एक काम करें, ग्रीन कलर भी उठाने को उठा दो, डाल दिया ग्रीन कलर। अच्छा एक चीज हमने देखी कि एक तो हम हेक्स कोड दे सकते हैं, दूसरा हम क्या दे सकते हैं, वहां पे जाएगा थीम कस्टमाइजेशन पे, नाम भी लिख सकते हैं। हमने डायरेक्ट ग्रीन कलर लिख दिया तो क्या होगा कि वो ग्रीन कलर भी अप्लाई हो जाएगा। अब जरा जाके देखते हैं कि अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। हाँ एक काम करें, बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको ग्रीन सा और येलो कर देगा अंदर के फॉन्ट को। इनकी थीम पक्की सही सेट करवाएगी तो हमें सीखना पड़ेगा, मजा आएगा। सर फिग्मा कब पढ़ेंगे? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। ये तो कंप्लीट हो जाए, छोटी छोटी चीजें हैं ये। एक काम करें इसको, हाँ पीजी डैश फाद कर दें और इधर करते हैं टेक्स्ट डैश प्राइमरी। अभी आएगा ग्रीन और येलो का सेम। फेल टू कंपाइल। आप बंद करके दोबारा चलाएं इसको, नोटिस का मसला है, बंद करें फोल्डर को दोबारा चला दें। सर हम फिग्मा कहाँ से पढ़ के आए? टेंशन नहीं, हम पढ़ाएंगे। फिग्मा की टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको चलो एक और चीज हिंट देता हूँ, आपको ना फिग्मा का डिजाइन मिलेगा, आपको उसको पिक्सल परफेक्ट यूआई में कन्वर्ट करना होगा और वो किस तरीके से कन्वर्ट करना होगा वो हम बता देंगे। तो आपका आधा काम तो निकल गया, मसला आ गया। आपने अच्छा ग्रीन हटा दे, ग्रीन की जगह हेक्स कोड दे। मैं समझ गया हेक्स कोड उठाएगा ये। चलो एक रन टाइम पे एक एरर भी आ गया कि शायद ये हेक्स कोड उठा सकता है, ये हेक्स कोड ही दे सकते हैं। इसका मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये इस तरीके का एरर आएगा इसके ऊपर। मैं अभी तक हम अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। हैशटैग लगा दें इसमें। आप इसको सेव करके चलाएं, बंद करके दोबारा चलाएं इसको ना। अच्छा ये हाथ एरर दे रहा है, सेकेंडरी बात जरा मतलब एरर पे जाएगा, एरर डिबगिंग भी हो जाएगी, अच्छी बात है। एरर क्या दे रहा है कि
इनवैलिड टोकन डिफाइन हो रहा है। एक काम करो, दोबारा बंद करो, दोबारा चलें इसे। टर्मिनल बंद करें, दोबारा से स्टार्ट करें NPM विंडो। हाँ, NPM रन डेफ करें इसको। लग रहा है कैश करना शुरू कर दिया उसने। नहीं, वो है कैश क्लियर करने की कमांड है rm-rf.next। अच्छा, ये कमांड भी लिख लेना। आपको कभी कभार जब स्टक हो जाए ना, तो अच्छा ये पावर शेल पे नहीं चलेगी, इसको बैश के ऊपर या उसके ऊपर चला दें। CMD पे नहीं चलती, पावर शेल पे नहीं चलती, गिट के ऊपर जाएं और गिट के ऊपर चला दें इसको। गिट बैश के ऊपर जाके इसको चलाएं rm-rf। RM का मतलब होता है रिमूव, RF का मतलब होता है फोर्सफुली, डैश का हाइफन के बाद जो RF लगता है। उसके बाद जो डॉट नेक्स्ट हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, डॉट नेक्स्ट जो है हमारा कैश फोल्डर होता है, इसने डिलीट कर दिया। दोबारा से npm run dev चला दें। ये क्या करेगा, जो उसका कैश बनना शुरू होता है ना, क्योंकि नेक्स्ट एक वक्त पे कैश बनाता है, वो मसला कर रहा है इसका। RM का मतलब होता है रिमूव, RF का मतलब होता है फोर्सफुली। चल गया। अब दोबारा चला इसको, जाके क्लिक करें इसमें, इसके ऊपर क्लिक करें, नहीं लिंक के ऊपर, चल गया। चल जाएगा इंशाल्लाह। अभी भी आ गया अप्लाई हो गया। आगे स्क्रीन हो गया अप्लाई। थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। अरे नेट का इशू है ये। नेट अभी तक थीम कस्टमाइजेशन जो है हम बैकग्राउंड कलर तक रखते हैं, सही है, कलर्स तक रखते हैं। इसके अलावा आप फॉन्ट्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम फॉन्ट्स की जो कस्टमाइजेशन है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अब आप जल्दी से कर लें कस्टमाइजेशन। कोड दिखा दें इनको। दो स्टेप का प्रोसेस है। इस कोड को हमें स्टेज करना है ताकि हमारे जितने भी चेंजेस हैं वो स्टेज हो जाएं, और उसके बाद हमें उसको कमिट करना होता है। क्या क्या करना होता है? और कमिट करना होता है। जैसे हम एक और स्टेप में ऐड कर देता हूँ, फाइल को सेव करना होता है, स्टेज करना होता है और कमिट करना होता है। ये चीज़ हम क्यों करते हैं कि कोई भी आप इसके अंदर चेंज करेंगे ना, ये फर्स्ट टाइम है मैम, इसके अंदर एक कमांड चलाएं, git add स्पेस, ये दोबारा चलाऊं और डॉट। ये कमांड मैं जैसे ही चलाऊंगा तो हमारे जितने भी चेंजेस हैं वो स्टेज हो जाएंगे। ठीक है? ये अच्छा, हमने अभी तक सिर्फ एक ही कमांड चलाई है, गेट इनिट। मैंने सारी चेंजेस हटा दिए। अभी वो जो गेट एड डॉट वाली कमांड चलाई थी उसको वापसी रिवर्ट कर दिया, वो भी अभी बताता हूँ। यही भी इसके अंदर ऑप्शन आ रहा होता है VS कोड के अंदर। हमने गेट इनिट का एक कमांड चलाई और हम स्टेटस देखते हैं कि भाई हमारा गेट का स्टेटस क्या है। मैं कमांड लिखे गेट स्टेटस, एंटर। इसको फुल कर दो, यहाँ से कंट्रोल हटाना। इस पे स्क्रॉल डाउन करें। अब ये मुझे क्या कह रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर। ब्रांचेस का तो सबको आइडिया है ना कि भाई गिट के अंदर ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस क्यों होती हैं? अगर आप एक चीज को इस तरीके से देखें, जबकि आप किसी भी चीज की कोई वर्जनिंग कर रहे होते हैं, तो वर्जनिंग में क्या है, एक आपकी मेन ब्रांच है और उसके अंदर से मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं। ट्री की फॉर्म के अंदर इन्होंने गिट को बनाया है। और अगर आप वैसे भी देखें ना कि हमें जब कोड मर्ज भी करना है, तो एक मेन ब्रांच में से आप एक ब्रांच बनाएंगे, उसके अंदर कोड करेंगे और उसको वापसी मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर देंगे। लेकिन अभी राइट नाउ हम उस तरफ नहीं जा रहे। अभी हम सिंपल जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं उसको अपलोड करने के लिए सिंपल जो
फ्लो है गिट का वो देख रहे हैं। अच्छा नोट किया उसके हिसाब से हमने यहाँ पे देखा भाई, उसने हमें बताया गिट नो कमिट्स येट अनट्रैक्ड फाइल। गिट ये कह रहा है कि इसके अंदर कुछ फाइल्स ऐड हुई हुई हैं लेकिन वो गिट के सिस्टम में नहीं है। ठीक है, वो जो मैं स्टेजिंग की बात कर रहा था ना, स्टेज क्या मतलब, वो गिट के सिस्टम में हमें उसे ऐड करना है। तो उसको ऐड करने की जो कमांड है वो क्या है, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। अभी आप लोगों ने इसका आउटपुट देख लिया, अनट्रैक्ड लिखा हुआ था और रेड कलर से फाइल नेम्स लिखे हुए थे। एंटर करें, एंटर हो गया। अब मैम दोबारा से लिखें गिट स्टेटस। पहले स्टेटस चेक किया था, स्टेज करने से पहले आप दोबारा से चेक करेंगे कि अब क्या चेंजेस आई हैं स्टेजिंग के बाद। पर करें, अब क्या कह रहा है गिट, उसको सारे चेंजेस मिल गए हैं। अब वो क्या कह रहा है कि भाई चेंजेस टू बी कमिटेड। क्या कह रहा है कि भाई आप इन चेंजेस को आप कमिट कर सकते हो क्योंकि वो गिट के सिस्टम में ऐड हो गए हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल क्लियर है सबको? आगे चले। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज देखी है, गिट इनिट की कमांड देखी कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट को गिट की रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, और जो जो चेंजेस आपने किए हैं, जो जो फाइल्स आपने क्रिएट की हैं, उन सबको गिट के सिस्टम में कैसे ऐड करते हैं। उसकी कमांड क्या थी, गिट ऐड डॉट। सही है। और उसके अलावा हमने स्टेटस चेक करने के लिए एक कमांड देख ली, गिट स्टेटस। अब कमिट कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है? कोई बीच में से बताना चाहेगा? आप बता दें पहले, खड़े होकर बताएं। गिट कमिट लिखेंगे, उसके बाद डैश एफ का फ्लैग लगा के कमिट का मैसेज लिखेंगे, केस कमिट किस मैसेज के साथ सेव है। सही है। सो गिट कमिट, हमें गिट के अंदर कोई भी कमिट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गिट स्पेस कमिट स्पेस एम माइनस एम, मतलब मैसेज हम देना चाह रहे हैं उसको यहीं पे ही। ठीक है, तो आप एक कोटेशन ओपन करें और उसके अंदर मैसेज लिख दें, क्लास कोड कंप्लीट या कुछ भी लिख दें इसके अंदर। ठीक है, अब इसको मैं एंटर करूंगा तो क्या ये कमिट हो जाएगा? कौन कौन कह रहा है? एंटर कर दें भाई। एंटर हमने किया और हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, क्रिएट मोड, और सारी की सारी फाइल कमिट हो चुकी हैं। मोबाइल तो ये अच्छा, अभी हम इसके अंदर, अभी हमने एक दफा कमिट कर लिया। अब हम आते हैं कि भाई हमने इनिशियली एक प्रोजेक्ट बना दिया, अब इसके अंदर हम चेंजेस करते हैं। भाई मैं ऐप डायरेक्टरी के अंदर आऊंगा और मैंने ऐप डायरेक्टरी के अंदर आया और मैंने यहाँ पर एक H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड सेकंड टाइम कर दिया। सही है। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर ये चीज की, क्या यहाँ पर मेरे पास एक चेंज लिखा हुआ आ रहा है? ये इसको कैसे पता लगा, कोई बता सकता है? भाई गिट ने उसको बताया कि अब आपकी फाइल में ना कोई चेंज है। पहले तक जो आपने कमिट कर दिया, अब वो गिट को याद है और अब वो आपको दिखा नहीं रहा बार बार। लेकिन अब गिट कह रहा है कि आपकी फाइल में ना एक चेंज है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, वो यहाँ पर दिखा भी रहा है। क्या चेंज दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि भाई ये चेंजेस हट गई हैं और ये वाली आ गई हैं, और ये देखें यहाँ पर भी। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको दोबारा से गिट के सिस्टम में ऐड करेंगे। ऐसे ही करना पड़ेगा ना। दोबारा से स्टेटस चेक कर लेते हैं इसका कि भाई हमारे पास है भी कि नहीं। अब वो दोबारा से कह रहा है कि भाई आपके पास चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। यहाँ पर आपके पास एक कमिट एक चेंज अवेलेबल है जो कि स्टेज नहीं हुई हुई, मतलब गिट के सिस्टम में ऐड नहीं हुई हुई। तो आप जब भी कमिट करेंगे, क्या नाम है, कोई भी चेंजेस करेंगे ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको उसको बार बार स्टेज करना है और बार बार कमिट करना है, जैसे आप चेंजेस करते जाएं और आपका कोड फाइनल होता जाए। आपका कोड जब तक फाइनल नहीं होता, आप ना ही स्टेज करते हो तो ना ही कमिट करते हो।
जैसे आज हमारी एक क्लास का कोड हो चुका है भाई, एक क्लास का कोड हमारा होता है, हम इसको आएंगे भाई गेट ऐड डॉट और गेट कमिट अपडेटेड डी ऐप स्लैश पेज डॉट TSX, ठीक है। हमें अपने स्टेट क्या नाम है गेट के जो मैसेजेस हैं उनको मीनिंगफुल लिखना है। तो अभी इसके अंदर मैंने क्या किया था भाई, इसके अंदर ऐप के अंदर जो पेज डॉट TSX है मैंने उसको अपडेट किया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं इसको एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अब चलिए, अब ये वाली चेंजेस भी मेरे पास कमिट हो गई। अब मैं यहाँ पर स्टेटस देखूंगा ना इसका, तो अब ये मुझे दोबारा से बता रहा है कि भाई अब दोबारा से आपके सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। इतना क्लियर है सबको? गेट के अंदर फाइल ऐड कैसे करते हैं और कमिट कैसे करते हैं ये समझ में आ गया? अब क्या चीज रह गई हमारे पास? पुश रह गया। ये कमिट आप लोग करें 2 मिनट के बाद, फिर हम लोग इसको पुश करना सीखेंगे। सही है, 2 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी से इसको कर लें। आज शायद हम 5 मिनट ऊपर जाएं क्लास से। इसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो इसके अंदर एक न्यू रिपोजिटरी का नेम ऑप्शन आ रहा है आपके पास। आप इसको क्लिक करेंगे तो गिटहब हमें रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए एक दूसरे पेज के ऊपर ले जाएगा, जहां पे हमें थोड़ी सी रिपोजिटरी के बारे में थोड़ा सा मेटा डेटा बताना है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बतानी है कि भाई ये रिपोजिटरी है, इसका क्या पर्पज है, आप इसको किस नेम से रिपोजिटरी को क्रिएट करना चाह रहे हो, और बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या चीज बताते हैं? ऐसा लग रहा है सब लोग सो रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। नेम रिपोजिटरी का नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो, ठीक है। अच्छा डेमो, ये जो चीज होती है ना ये यूनिक होती है। तो अभी ये मुझे क्या कह रहा है कि भाई डेमो मैंने लिखा, तो ये कह रहा है भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन दिस अकाउंट। मेरे अकाउंट के अंदर डेमो के नेम से पहले से ही एग्जिस्ट करती है, तो डेमो _2 के नेम से मैं बनाता हूँ, तो होप तो ये बन जाएगी और ये नेम अवेलेबल है। इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है ना हमारे पास, वो ये है कि भाई आपको रिपोजिटरी पब्लिक बनानी है या प्राइवेट बनानी है। अच्छा ये चीज ना डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है कि जब आप अपनी एंटरप्राइज लेवल पे जब आप जॉब के ऊपर जाएंगे, तो वहां पर जो रिपोजिटरीज बनती हैं, वो जो प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी होती है वो पब्लिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपना कोड किसी को दिखाना नहीं चाहते। आपने कभी भी देखा है कि फेसबुक की रिपोजिटरी जो है वो पब्लिक हुई है? नहीं, लेकिन रिएक्ट की हुई है। नेक्स्ट.जेएस की जो रिपोजिटरी है वो भी पब्लिक है। क्यों? क्योंकि वो ओपन सोर्स है। हम लोग जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे वो ज्यादातर क्लोज सोर्स होंगे, लेकिन अभी राइट नाउ हम इसको पब्लिक रखते हैं। अगर आप इसको प्राइवेट कर दोगे तो फिर वो मैं नहीं देख सकता, ना सर देख सकते। तो मेक श्योर करना है आप लोगों को इस चीज को कि भाई ये जो रिपोजिटरी है इसका एक्सेस जो है वो पब्लिक हो। उसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी का बटन है, इसको क्लिक करना है। सही है। अच्छा ये जो लोग उधर से जा रहे हैं ना पीछे बैग लेके, फिर इस क्लास के बाद ना हम लोग ये गिटहब वाले जो इश्यूज है ना इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। ये क्लास के अंदर जो 1 घंटे का टाइम रखा है गिटहब का, वो रखा ही इसी वजह से। तो मेक श्योर करें कि आप लोग ये जो जितनी भी चीजें ये सीख के चले जाए। सही है। अच्छा अब ये हमारे पास एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, लेकिन अभी ये रिपोजिटरी जो है ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसके ऊपर जो कोड पुश करने का तरीका है ना, वो गिटहब मुझे खुद बताता है। सही है। सबसे पहले तो हमें क्या बता रहे हो कि भाई आप ये URL को लो, ये URL मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और तब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि भाई हमें गिटहब बता क्या रहा है। गिटहब ने हमें बताया कि भाई git init कमांड चलाओ, हमने चलाई या नहीं चलाई? चला ली। उसके बाद वो बोल रहे गेट ऐड डॉट की कमांड चलाई थी हमने, गेट ऐड की कमांड हमने चला ली यहाँ पे। उसके बाद वो क्या बोल रहे गेट कमिट -m और कमिट मैसेज, ये कमांड हमने रन की थी, ये भी कर ली।
मतलब स्टार्टिंग की जो ये सारी कमांड्स हैं इनकी हमें नीड नहीं है, ये हम रन करके आ चुके हैं। सही है। हमारे काम की कौन सी कमांड है? लास्ट की जो 3 कमांड है वो हमारी काम की है। ठीक है। सबसे पहली कमांड क्या बता रहा है गिटहब हमें? ब्रांच सेटअप कर लो मेन पे। गिट का जो डिफॉल्ट ब्रांच नेम होता है ना वो होता है मास्टर, बट पहले ये कन्वेंशन चलती थी, अब ये कन्वेंशन नहीं चलती। अब हमारी जो डिफॉल्ट ब्रांच होती है उसका नाम हम रखते हैं मेन। आप ज्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट देखेंगे उनके अंदर डायरेक्ट जो ब्रांच आ रही होगी वो मेन की ब्रांच होगी। तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ये वाली कमांड कॉपी की, नजर आ रहा है सबको? सही है। ये वाली कमांड हमने कॉपी की और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक चीज आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो साइड के ऊपर ना छोटा सा मास्टर लिखा हुआ आ रहा है, तो इस कमांड के बाद इसका इफेक्ट भी चेक कीजिएगा। अब तो चेंज हो गया। ठीक है, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। पहले जब हम गेट स्टेटस की कमांड लिखते तो क्या लिखा हुआ आता था? ऑन ब्रांच मास्टर लिखा हुआ आता था यहाँ पे। अब क्या लिखा हुआ है? मेन। ठीक है, इतना क्लियर है? हमने ब्रांच नेम सेटअप कर दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है ये कि भाई सबसे पहली चीज, अभी तक हमने गिटहब के ऊपर रिपोजिटरी बना दी और लोकल के ऊपर भी रिपोजिटरी बना दी। इन दोनों को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, जब भी हम कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाते, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, उसके अंदर 2 चीजें होती है ना, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। ऐसे ही होता है, इतना तो बताया था हमने। सही है। अब इन दोनों की कम्युनिकेशन हम लोग कैसे कराते हैं? कोई ना कोई एपीआई होती है ना। एपीआई का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, कि समझ लें कि गिटहब क्या कह रहा है कि आप जो है हमारी जो रिपोजिटरी है ना जो हमने बनाई है उसको ना अपनी लोकल गिट के अंदर ना कनेक्ट कर दो। तो कनेक्ट करने की कमांड क्या है? गेट रिमोट स्पेस ऐड स्पेस ओरिजिन। उसके बाद नहीं करना। अच्छा, देखें भाई, गिटहब के ऊपर ना बहुत सारे तरीके हैं कि जो है ना आप यहाँ पर आके जो है ना क्रिएट भी कर सकते हैं फाइल, और जो है ना इसके थ्रू भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ना हम प्रोफेशनली वे के अंदर नहीं करते। हम गिटहब के ऊपर जाके कोई फाइल क्रिएट नहीं करते, हम गिटहब के ऊपर कोई भी फाइल जाके ड्रॉप नहीं करते। हम लोग किस तरीके से करते हैं, हम लोग कमांड लाइन के थ्रू काम करते हैं कि भाई हमें प्रॉपर कमांड आनी चाहिए और हम उसी के थ्रू कोड को पुश करेंगे। क्योंकि हम लोग सिर्फ हम ही नहीं है जो कोड को पुश कर रहे हैं, और बहुत सारे और डेवलपर्स भी हैं जो कि कोड को पुश करेंगे। सही है। तो हमें प्रॉपरली कमांड लाइन के थ्रू जाना है। तो इस गिट को अपनी लोकल गिटहब की रिपोजिटरी को अपनी लोकल गिट की रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए ये वाली कमांड है सेकंड लास्ट, जिसको मैं अभी रन करता हूँ। सही है। मैंने यहाँ पे कमांड को पेस्ट किया और मैंने इसको एंटर किया। अब इस चीज को चेक करने के लिए कि भाई हमारे पास ये जो लोकल के ऊपर जो हमारी गिट की रिपोजिटरी है वो गिटहब के साथ कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई, तो उसके लिए एक एडिशनल कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, वो लिखनी है जैसे मैंने गिट स्टेटस की आपको बताई थी, गिट रिमोट -v। जैसे ही मैंने एंटर किया ना तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे पास? ओरिजिन। और यहाँ पर 2 URL आ रहे हैं, दोनों URL सेम है। दोनों उसके अंदर क्या बता रहे हैं, एक फैच करने के लिए, एक पुश करने के लिए। जब भी आप किसी भी गिटहब की रेपो को लोकल गिट के साथ कनेक्ट करते हो तो वो 2 URL ऐड करता है आपके पास। 2 ही चीजें कर रहे होंगे ना, या तो फिर चेंजेस को फैच कर रहे होंगे, पुल कर रहे होंगे, या पुश कर रहे होंगे। तो पुल को आप समझ लेंगे फैच कर रहे हैं, और यहाँ पर या तो फिर पुश कर रहे हैं। ऐसे ही इतना क्लियर है? -v हमने उसका बेसिकली URL देखने के लिए -v लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा ना, सिर्फ मैंने रिमोट लिखा तो उसने क्या बताया, कौन सी ऐड हुई है? ओरिजिन बता दिया। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई -v के साथ मुझे URL भी बताओ, तो उसने मुझे URL भी बता दी। ये एडिशनल कमांड है सिर्फ चेक करने के लिए कि भाई मेरे पास जो मेरी गिट की रिपोजिटरी है वो गिटहब के साथ कनेक्ट हुई कि नहीं। अगर नहीं होगी ना तो ये ब्लैंक आएगा बिल्कुल। सही है। इसका आउटपुट जो होगा वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। इतना क्लियर है?
सही है। अब लास्ट चीज क्या रह गई हमारे पास भाई के कोड पुश कैसे करें। भाई मेन चीज ये है ना कि भाई अभी तक हमने क्या किया, गेट एडिट कर लिया, उसके बाद स्टेज कर दिया, उसके बाद कमेंट कर दिया, गिटहब पे रेपो भी बना ली। रेपो बनाने के बाद रेपो को लोकल वाली गिट की रिपोजिटरी जहाँ पे हमारा कोड रखा हुआ है उससे कनेक्ट भी कर दिया। अब लास्ट की चीज क्या बची है, हमें बस कोड पुश करना रह गया है ना, या कुछ बचा है बताएं। बस अब कोड हमें यहाँ पर पुश करना रह गया है और उसके बाद हमारा काम कंप्लीट। तो पुश करने की कमांड कहाँ पे लिखी है भाई, वो भी गिट बता रहे हैं हमें कि भाई आप इसको कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। क्या मैं ये कमांड चलाऊंगा तो कोड पुश हो जाएगा? Yes, sir. हो गया, या मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा? हो जाएगा। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। भाई उसने मुझे कुछ तो दिखाया है कि भाई इन्यूमरेटिंग ऑब्जेक्ट, काउंटिंग ऑब्जेक्ट, सही है, डेल्टा कंप्रेशन, राइटिंग ऑब्जेक्ट, और इसने करते कराते जहां से ये कह रहा है कि भाई मैंने कोड पुश कर दिया है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोबारा से कोड पुश करने के बाद ना स्टेटस चेक कर लेते हैं कि भाई कुछ रह तो नहीं गया। अभी क्या कह रहा है, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मेन। मतलब क्या बता रहा है आपको कि गिटहब के ऊपर जो आपकी ब्रांच है, आपकी लोकल ब्रांच उसके साथ अपडेटेड है। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने गिटहब के ऊपर और पेज को जरा रिफ्रेश करते हैं। देखें, जैसे ही हमने पेज रिफ्रेश किया तो हमारे पास जो भी हमारा कोड था वो सारा का सारा यहाँ पर पुश हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था, ठीक है। उसको हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे के अंदर देखा है कि भाई इसको कैसे